दिव्यांग सेवी व हिंदी के चर्चित युवा कवि श्री गोलेंद्र पटेल जी ने रिकॉर्डिंग के लिए आलोचक श्री अरविंद कुमार जी का एक महत्वपूर्ण लेख भेजे हैं। तो चलिए समय न लेते हुए मैं दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए लेख को पढ़ती हूँ। क्या आप सत्यवती मलिक को जानते हैं? आप अज्ञेय को जानते हैं? आप कपिला जी को जानते हैं, लेकिन क्या आप सत्यवती मलिक को जानते हैं? सत्यवती मलिक कपिला जी की मां और अज्ञेय जी की सास थी। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और आलोचक अरविंद कुमार ने एक सुंदर लेख लिखा है। कृपया इसे जरूर सुनिए और अपनी राय दें। लेख का शीर्षक है सत्यवती मलिक की कहानियां, स्मृतियों के गहरे बुनेतार। 1906 में जन्मी सत्यवती मलिक का रचनाकाल मूलतः 1935 से 1951 के बीच का है। सत्यवती मलिक महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की समकालीन थी। इनकी छोटी बहन उर्मिला देवी ने सत्याग्रह संग्राम में मेरठ से जेल यात्रा की थी। 1911 में जन्मी इनकी एक और छोटी बहन पुरुषार्थवती देवी, जिनका विवाह चंद्रगुप्त विद्यालंकार से हुआ था, ने उस दौर में सरस्वती, हंस, सुधा, विश्वामित्र एवं प्रताप के लिए लगातार कविताएं लिखी थीं और एक काव्य संकलन अंतर्वेदना के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। इसका प्रकाशन विश्व साहित्य ग्रंथमाला, मैकलेगन रोड, लाहौर से हुआ था और इसे तब काफी सराहा गया था। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में उनकी एक कविता बधिक के प्रति काफी प्रशंसित हुई थी। सत्यवती मलिक के समकालीनों में तब होमवती देवी तथा कमला चौधरी भी कहानियां लिख रही थीं। होमवती देवी का रचनाकाल 1939 से 1950 तक का माना जाता है, जबकि कमला चौधरी का लेखन 1934 से 1957 के बीच का है। होमवती देवी का पहला कथा संकलन निसर्ग है, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था, जबकि कमला चौधरी का प्रथम कथा संग्रह उन्माद है, जो 1934 में आया था। सोमवती देवी तथा कमला चौधरी की कहानियों में मुख्य रूप से स्त्री है, खासकर विधवाओं की सामाजिक स्थिति एवं लैंगिक भेदभाव तथा स्त्री उत्तराधिकार इनके विषय हैं। होमवती देवी की कहानी गोरे की टोपी तो पूरी तरह रूढ़ियों के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, जहां नवल विधवा मंजरी को सहर्ष अपनी वाग्दत्ता बनाने का फैसला करता है तथा मंजरी के पुत्र प्रवाल को वह अपना पुत्र मानने लगता है। उसे जमाने की कोई परवाह नहीं। वह मानता है कि विवाह के फैसले पर तो पूरी तरह स्त्री का अधिकार होना चाहिए। वह जानता है कि एक स्त्री के लिए वैधव्य कितना बड़ा दुख है, जहां उसे दूसरों की कृपा पर जिंदगी काटनी होती है। स्त्री के विधवा हो जाने में उसका कोई कसूर तो है नहीं। इसी तरह उत्तराधिकारी कहानी में स्त्री को वंशवाद से बाहर किए जाने का विरोध किया गया है। आखिर एक स्त्री वंश क्यों नहीं चला सकती? संतान तो वह भी है। लड़की को संपत्ति का उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया जा सकता? कहानी का पिता यह कहता है कि लड़कियों से कब किसी का वंश चला है? लड़की पिता का वंश नहीं चला सकती, फिर उसे धन संपत्ति का हकदार बनाकर क्या मिलेगा? जबकि कमला चौधरी की कहानियों में लैंगिक भेदभाव का जिक्र तो है, पर होमवती देवी की तरह विद्रोही स्वर नहीं है। चाहे वह उनकी कहानी अजाप हो या दृष्टि का मूल्य, दोनों में स्त्री अपनी इच्छाओं की बलि देती है और कोई पुरुष उसे जीवन के उस अंधकार से मुक्त नहीं करा पाता। यहाँ तक कि प्रसादी कमंडल की विधवा बुआ भी अपना वैधव्य दूसरों की सेवा करते हुए काट लेती हैं। हालांकि स्त्री के प्रति सोच की यह आहट उषादेवी मित्रा की कहानियों में विद्यमान है। सत्यवती मलिक की कहानियां मूलतः पारिवारिक कहानियां हैं। सत्यवती मलिक की प्रारंभिक शिक्षा कश्मीर में हुई थी। बाद में कुछ समय वे शांति निकेतन में रहीं और रविंद्रनाथ ठाकुर का सानिध्य पाया। वे कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली में भी रहीं और इस अलग अलग प्रवास के अनुभवों को अपनी कहानियों में उतारा। उनकी पहली कहानी क्या यह सब स्वप्न था, श्रीनगर में रहते हुए लिखी गई थी, जो गांधी जी के अछूत आंदोलन पर आधारित थी और जो गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार की पत्रिका ज्योति में संभवतः 1935 में प्रकाशित हुई। फिर उसी वर्ष उनकी दो और चर्चित कहानियां आईं। वे थीं नारी हृदय की साथ एवं दो फूल। नारी हृदय की साथ कलकत्ता प्रवास में लिखी गई, जबकि दो फूल लाहौर प्रवास में। दो फूल तब के विशाल भारत में प्रकाशित हुई, जबकि कई अन्य कहानियां विशाल भारत के साथ साथ विश्व भारती
नया समाज एवं लाहौर से निकलने वाले पात्र आर्य में भी छपी। सत्यवती मलिक की कुल कहानियां, जिनकी संख्या 3 दर्जन के करीब हो सकती है, उनके 4 संकलनों 2 फूल, वैशाख की रात, नारी हृदय की साथ और दिन रात में संकलित हैं। नारी हृदय की साथ और 2 फूल उनके कथा लेखक के प्रारंभिक दौर की कहानियां हैं, जिनमें खिलखिलाती अटखेलियां करती प्रकृति सामने आती है। सत्यवती जी काफी भ्रमणशील थीं और प्रकृति के विभिन्न अवयवों से जुड़ी रहती थीं। इस नाते इन कहानियों से प्रकृति के सौंदर्य को आप बखूबी समझ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। नारी हृदय की साध में वे प्रकृति को उपालंब मानकर उस असीम सत्ता से मिलना चाहती है जिससे मिलने की चाह हर प्रेमी हृदय में मौजूद होती है। इस कहानी को 2 हिमानी नदियों को रूपक बनाकर खड़ा किया गया है। वे कहती हैं, नारी हृदय की साध, भाई बहन एवं कैदी को रचकर सर्वाधिक सृजन सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि इन्हें दोहराते समय अब भी वे पुराने पहाड़ी रास्ते साघनवन, शेषनाग, लंबोदरा, चंद्रभागा, विस्तार के तीर, कैदी की विवशता और भाई बहन का असीम स्नेह याद आता है। जाहिर है, कश्मीर उन्हें बेहद प्रिय है, इसलिए वहां की अटखेलियां करती नदियां उन्हें आकर्षित करती रही हैं। इसी आकर्षण से प्रेरित होकर उन्होंने नारी हृदय की साथ जैसी कहानी लिखी। यह प्रकृति का नियम है कि छोटी नदियां बड़ी नदियों में समाहित हो जाती हैं। इसी तरह जीवन भी किसी बड़ी शक्ति में समाहित हो जाता है। खासकर नारी जीवन अपनी सार्थकता तभी पाता है जब वह जीवन के उस विराट रूप में घुल जाए, यानी अपना होम कर दे, अपने को तिरोहित कर ले। इसे उन्होंने लंबोदरा नामक हिमानी नदी के माध्यम से व्यक्त किया है, जो अपने प्रियतम से मिलने को व्याकुल है। लंबोदरा का नारी हृदय प्रेम की जिस चरम सीमा तक पहुंच पाया है, उसकी कल्पना भी उसका भाई शेषनाग नहीं कर सकता। उसने तो एक ही धुन में अपनी रहस्यमयी साध को पूरा करने की आशा में न जाने कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष बिता दिए हैं। न जाने कितनी अंधेरी और कितनी चांदनी रातें उसने सिसक सिसक कर काटी हैं। शेषनाग कहता है, बहन, ऐसा उन्माद किस काम का? तो लंबोदरा तपस्विनी की भांति कह उठती है, भाई, इस तरह चुपचाप अपना अस्तित्व मिटा देने की चाह ही तो नारी हृदय की सबसे बड़ी साध है। सिंगल कोट। नारी का यह समर्पण सत्यवती जी की अन्य कहानियों में भी है। वे कहती हैं, नारी हृदय की साध निर्मल मन पर अंकित एक ऐसा अमर सूक्ष्म भाव है जो उन 2 छलछलाती हिमानी नदियों के समान युग युगांतर से प्रवाहित होता आ रहा है और जब तक सृष्टि की यह रचना है, मानव मन में तरंगित होता रहेगा। बिना स्नेह बंधन के जीवन सूना है। भाई बहन, सखा सखी, पति पत्नी, पिता पुत्री, किसी भी पवित्र प्रेम में जीवन की सार्थकता है। सत्यवती जी की अधिकांश कहानियां मानवीय संस्पर्श की कहानियां हैं। एक ऐसी ही कहानी है भाई बहन, जिसमें मुहर्रम में ताजिए के जुलूस को देखते देखते एक भाई के कुछ देर के लिए आंखों से ओझल हो जाने पर बहन बेचैन होकर रोने लगती है और उसके मिलते ही उससे लिपटते हुए कहती है, पगले, तू कहाँ चला गया था? कमल कहता है, मुझे गुब्बारा लेना था पर पैसे नहीं थे। तो निर्मला उसे अपने पैसों से 2 गुब्बारे लाकर देती है और उसे भुजाओं में जकड़कर कहती है, गधे, तू चला क्यों गया था? सिंगल कोट। ऐसा सरल और निष्कपट प्रेम शायद उस पहाड़ी धरती की देन था जहां हिंदुओं और मुसलमानों की साझी संस्कृति बिना किसी अवरोध के फलती फूलती आई थी। इसी तरह माली की लड़की में विजय के मन में मुक्ता के लिए जो अनुराग पैदा होता है, वह प्रकृतिगत भाव की ही देन है, जहां फूलों और वृक्षों का संसार उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है। हालांकि उनका यह बाल प्रेम इससे आगे बढ़े, इससे पहले ही परिस्थितियां उन्हें अलग कर देती हैं। विजय शहर लौट जाता है और मुक्ता उस पहाड़ी बंगला की रखवाली करने अपने माली पिता के पास खड़ी आंसुओं में डूब जाती है। कथाकार लिखती हैं, माली की लड़की मुक्ता, जो सवेरे से ही जंगले पर मुंह लटकाए खड़ी थी, उस मेघाच्छन्न आकाश और उस सुनसान घेरे को एक बार चारों ओर से देखकर सिसक पड़ी। बेचारा माली यह भी न जान सका कि उसकी प्यारी बच्ची के किस कोमल स्थान पर कौन सी गहरी चोट पहुंची है। वे पुनः कहती हैं, मुक्ता कितने ही दिनों तक उस पथरीले झरने की झझर में, उस सुरभित पवन की सरसराहट में और उन ऊंची शाखाओं पर झूम झूम कर गाते हुए पक्षियों के कलरव में एक गहरे विषाद और घनी उदासी की छाया अनुभव करती रही।
अभी कुछ ही दिन पहले तक वह अपने व्यक्तित्व को दूसरे पहाड़ी बालकों से श्रेष्ठ समझ रही थी और उनके हया मुक्ता पुकारने का जवाब उदंडतापूर्वक दे रही थी। विजय के साथ ने उसके भीतर एक अतिरिक्त आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। इसी तरह दो फूल कहानी में जीवन के दो कालखंड प्रकट होते हैं, एक जवानी और दूसरा बुढ़ापा। अपनी जवानी में जो फूल खिलकर प्रकृति को सुरभित कर रहे थे, बुढ़ापा आते ही उनकी सारी पंखुड़ियां झड़ गई थीं। कथाकार लिखती हैं, उस गमले की ओर देखा तो हृदय नाच उठा। दोनों फूल पूरी गुलाबी रंगत लिए भीनी भीनी महक के साथ यौवन के उन्माद में हिलोरे ले रहे थे। उन दोनों में अजीब मोहिनी मस्ती थी, लेकिन वे फिर लिखती हैं, उफ, उसका सारा जीवन ही 4 दिनों का था। इन्हीं 4 दिनों में वह नव विकसित कलिका बनी, इन्हीं 4 दिनों में उसने यौवन मद की हिलोरें खाईं और अब इन्हीं 4 दिनों में वह इतिहास की चीज बन गया सा दिखाई देता है। वे कहती हैं, एक क्षण तक बड़े गंभीर भाव से मैंने उस मुरझाए गुलाब के फूल की ओर देखा। उसके बाद मेरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई, मानो वह मुझसे कह रहा था, क्या तुम्हारे मानव जीवन का इतिहास भी मेरे समान नहीं है। सिंगल कोट। सत्यवती जी की यह छोटी सी कहानी जीवन को लेकर बहुत कुछ कह देती है। कितने खुश थे उनके बच्चे कपिला, केशी और भाशी, कितनी सरलता थी उनके शब्दों में। अन्ना जी, जरा बाहर चलकर देखो तो, सारा फूल खिल गया है। कैसा सुंदर है। पर क्या जीवन की यह मस्ती और खुशी स्थायी थी? नहीं, क्योंकि जीवन में यदि वसंत है तो पतझड़ भी है। 1936 की एक कहानी, वसंत है या पतझड़, में वे ऋतुओं के परिवर्तन को जीवन से जोड़ती हुई लिखती हैं, मैं भयभीत हो उठी। मुझे अपनी अवस्था सामने फलों की सुंदर तश्तरी में रखे गए उस काश्मीरी सेब के समान जान पड़ी जो वहां करीब 2 सप्ताह से पड़ा रह गया था और जिसकी गुलाबी रंगत क्रमशः सिकुड़न में विलीन होती जा रही थी। ओह, आज वसंत है या पतझड़? अब मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि निष्ठुर काल अपनी तीव्र और अदृश्य गति के अमिट चिन्हों की छाप मेरे इस लाड़ प्यार से पाले गए शरीर पर लगाता चला जा रहा है। इन गड्ढों, खाइयों, उभरी हुई हड्डियों और नीली रेखाओं को एक साथ देख मैं अधीर हो उठी। शरीर की स्मृतियों के साथ कई दूसरी स्मृतियां भी हैं जिसमें हसन, सुभाना, प्रेमा, नूरी और बुद्ध जैसी छायाएं हैं जो बार बार सामने आकर मन को कचोटती हैं। हसन में वे लिखती हैं, यह संसार दूर से इतना सुहावना, इतना कोमल और इतना सरस क्यों जान पड़ता है। जो नहीं है, उसे ही पाने की आकांक्षा मनुष्य को हर घड़ी घेरे रहती है। मानव की यह मृगतृष्णा क्या दयनीय नहीं है। सिंगल कोट। हसन कभी यह नहीं जान सका कि उसे अब भी निकम्मा निठल्ला नामों से क्यों पुकारा जाता है और घर में घुसते ही उसकी मां रोहिणी का उस पर रोषपूर्ण व्यवहार क्यों है, जबकि वह पिछले 5 वर्षों से लाहौर मेटल मार्ट का कर्मचारी है। तो क्या मां अब उसका घर लौटना पसंद नहीं करती? सुभाना भी तो ऐसे ही अकेला हो गया है। सफेद लट्ठे के वस्त्रों में पूरी शान के साथ घंटी बजा बजाकर श्रीनगर के तंग गली मोहल्लों बाजारों में तांगा चलाने की नौकरी कुछ कम नहीं होती। कथाकार लिखती हैं, आज सुभाना की अवस्था एवं चाल ढाल का ऐसा दयनीय परिवर्तन देखकर भीतर ही भीतर मुझे क्लेश और आश्चर्य हुआ। मैली सी सलवार, गर्म पट्टी का फटा कोट, गिरती हुई पगड़ी, झुर्रीदार सूखा सा चेहरा। सुभाना ने इन बीच के वर्षों में अपनी घोड़ी जो उसकी शान और जीविका का प्रतीक थी, को खो दिया था। फिर अपनी घरवाली और 3 बड़ी बड़ी बच्चियों को। समय का घूमता पहिया सत्यवती जी की कथा में नए नए रूपों में प्रकट होता है। सुभाना कहता है, बीबी जी, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखें छलछला जाती हैं, सुख नहीं सुख नहीं। यह सुख तो नूरी से भी छिन गया है क्योंकि उसके भी माँ बाप नहीं हैं और इस बालपन में ही वह अकेली हो गई है। लेखिका के पूछने पर वह कहती है, बाप छूस न, मौज छूस न, सचूस बेचारा कब्र सिमंज, यानी बाप नहीं, माँ नहीं, वे बेचारे तो कब्र में पड़े हैं। और कुछ ऐसा ही दुख प्रेमा का भी है। प्रेमा जिस समाज से आती है, वहां बच्चियों की शादी वयस्क होने से पहले ही कर दी जाती है। उन्हें तो विवाह का सही अर्थ भी पता नहीं होता। प्रेमा मात्र 12 वर्ष की है जो विवाह के बाद विधवा हो चुकी है। हालांकि उसे इस शब्द का कोई विशेष अर्थ पता नहीं। जब लेखिका उससे पूछती है, तेरे कड़े, हंसली, चूड़ी सब क्या हुए, तो उसकी बड़ी बहन कहती है, अजी, यह तो विधवा भी हो गई। और फिर एक नासमझ खिलखिलाहट।
किंतु प्रेमा का चेहरा रक्तहीन सफेद सा हो गया। सत्यवती जी लिखती हैं, उस बाल नारी मूर्ति के अंतर की घर घर सांझ के हल्के उजाले के साथ मेरे सारे कमरे में असीम व्यथा सी फैलाने लगी। मैंने पूछा, तो इसकी दोबारा भी तो शादी हो सकती है? तो बड़ी बहन ने कहा, जी हाँ, लेकिन हम में दोबारा कोई शादी नहीं होती, बैठाया देते हैं। मेरे ही एक देवर हैं। अजी अब के वैशाख में तो सबसे छोटी की भी शादी हो जाएगी। माँ कहती है गौना पीछे हो लेगा। एक ठिकाने तो हो जाए, कुंवारी लड़की जाने कहाँ कहाँ डोलत गिरे। कुछ ऐसी ही स्थितियां बुद्ध में भी हैं। यहाँ भी एक विवाहिता स्त्री होने के पूर्व ही अपना सौभाग्य खो बैठी थी। दोबारा उसका विवाह देवर के साथ रचाया गया, पर 6 मास बाद ही उसने भी बड़े भाई का अनुगमन किया। अब सबसे छोटा कुल 9 साल का था, जिससे कानूनन विवाह न हो सकता था। तब कुल एवं जायदाद के प्रश्न के कारण तीसरी बार चचेरे भाई को ले सुहागन हुई, पर वहां भी किसी कारण से संदेह होने पर निकाल दी गई। अब इस घर में विधुर के साथ बैठ गई। बस एक ढुलकता मिट्टी का ढेला, हार मांस, सोने चांदी और लाल छपी ओढ़नी से ढका बुत, जो कहीं भी समाई नहीं। सत्यवती मलिक के पास स्मृतियों की एक लंबी श्रृंखला थी। कश्मीर की पूरी प्रकृति और वहां रहने वाले लोगों के आंतरिक जीवन से उनका बेहद लगाव था। साथ ही उनके अपने परिवार की भी ढेरों स्मृतियां थीं, जिनमें स्त्रियों का संघर्ष प्रमुख था। अपनी मां से वे बेहद प्यार करती थीं और उन्हें वे अपना आदर्श मानती थीं। उन्होंने लिखा है कि माताजी की धारणा थी कि बच्चे जैसे ही बोलना समझना प्रारंभ करें, अक्षर ज्ञान से पूर्व ही उन्हें वेद मंत्र, दोहे, गीत, कहानियां कंठस्थ करा देना चाहिए। उनका हृदय राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत था। विदेशी वस्त्र शायद ही कभी आए हों। लोकमान्य तिलक की वे अनन्य भक्त थीं। केसरी पत्रिका की वे नियमित ग्राहिका थीं। एक वाक्य उनका कहा हुआ याद आता है, जिभा शीरी, मुलक जगीरी, अर्थात यदि तुम्हारी वाणी में मिठास है तो सारा संसार तुम्हारा अपना है। सत्यवती जी की कहानियों में मां की इस सीख की स्पष्ट छाप है। उनकी एक कहानी है, स्मृति, जो 1938 में लिखी गई है। पुरातत्व विभाग के अफसर राय बहादुर जीवनलाल सेठी एक निस्तब्ध रात में गाना गाते हुए चक्की पीसती एक स्त्री को देखकर इतने विचलित हो जाते हैं कि उन्हें अपनी मां याद आ जाती है, जो उनके बचपन के दिनों में रात के 12 बजे तक चरखा काटती और पुनः सवेरे 4 बजे उठकर चक्की पीसने लगती। मां की छवि उन दिनों ठीक ऐसी ही लगती थी जैसी रात के सन्नाटे में चक्की पीसती इस औरत की लग रही है। चांदी की बालियां, मैले दुपट्टे से ढका गोल सा श्वेत मुख, कितनी ही वेदनाओं के भार से झुकी हुई आंखें। ऐसे ही कभी बगल में, कभी सिर पर कसे रखे वह सुबह शाम शाहों के घर पानी पहुंचाने जाती और नाज की टोकरियां और रुई के ढेर रात के काम के लिए ले आती। उसी मोहल्ले के एक कोने में थी उनकी लंबी सी कच्ची कोठरी, जिसकी एक और चौकी पर पीतल लोहे के 2-4 बर्तन, तवा, चूल्हा आदि थे। छत में टंगे हुए फालतू कपड़े और मिट्टी की गिरती दीवारों से सटी हुई मूंज की 2 खाटें। कोठरी में रात भर चूहे और नेवले दौड़ा करते। और माँ और बुआ के पास एक ही ओढ़नी थी, जिसे वे बारी बारी से पहन लेती। राय बहादुर के सामने चांदी की बालियां पहरे स्वर्गीय जननी की प्रतिच्छाया सा उसी पहाड़ी स्त्री का स्वरूप खड़ा हो आया। वैसा ही सूखा चेहरा, वैसी ही भरी हुई आंखें। कितना भयंकर रुदन था उन आंखों में। कुछ ऐसी ही स्मृतियां आंसू में भी हैं। दमयंती और शोभा बहनें हैं। दमयंती का विवाह हो चुका है और शोभा अविवाहित है। शोभा पढ़ी लिखी है और खुले विचारों की है। उसे अपने अनुकूल एक पुरुष मिलता तो है, पर विदेश जाने के बाद उसका मन भी परिवर्तित हो जाता है। दमयंती सोचती है, ऐसे आकर्षक, मोहक पाश फैलाने और क्षण भर में समेट लेने की क्रूर व्यंग्य भरी भावना प्रकृति में क्यों निहित है। उसके आगे अशोक द्वारा भेजे गए अनेक पत्र चलचित्र की भांति घूम गए, जिनमें बार बार शोभा के प्रति असीम अनुराग का वर्णन और उसके अलौकिक रूप गुणों का आख्यान होता। वे रंगीन संध्याएं जब घंटों ही वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी प्रयोगों की प्रतिमा शोभा को चकाचौंध से भर देती। जब वह आधुनिक शिक्षा प्राप्त लड़कियों का स्वच्छंद भाव से घूमना और अधिक आयु तक कुंवारा रहना भी पसंद नहीं करती। किंतु आज उसे विरहिणी होना पड़ गया था। सचमुच विरह और विच्छेद में कितना मृत्यु का सा महान अंतर है। दमयंती नहीं जानती थी कि शोभा को लेकर अशोक के विचार इतनी जल्दी बदल जाएंगे।
शोभा के हाथों में पड़े हुए अशोक के पत्र की ये पंक्तियां तीक्ष्ण अंत की भांति उन दोनों के हृदय को बे रही थी। अशोक ने लिखा था, आज की दुनिया में भावुकता को स्थान देना निरी मूर्खता है। माना कि हम दोनों का परस्पर यह निजी चुनाव था, किंतु वास्तव में वह अपने को धोखा था, प्रेम करने की चेष्टा मात्र थी। नए सिरे से जीवन बनाने और मिटाने की स्वतंत्रता इस युग के प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। फिर तुम जैसी नव शिक्षा में पली स्वच्छंद प्रकृति की नारियों के लिए यह तनिक भी कठिन नहीं। पर दमयंती के बहाने लेखिका का यह मानना है कि इस अगाध सागर में न जाने कितने व्यक्तियों से नित्य नए संबंध बनते और टूटते हैं, पर लिखकर भी स्नेह के क्षीण तंतु से चिपटे रहना नारी की दुर्बलता एवं मूर्खता नहीं तो क्या। अतीत के इस छली आवरण को एक झटके में तोड़कर नव निर्माण करो मेरी बच्ची। एकांत में विरह मंदिर की पुजारिन बनकर करुण गीत गाने का कोई फायदा नहीं। जीवन का नव निर्माण होना ही चाहिए। सत्यवती मलिक की मात्र 2 पृष्ठों की एक कहानी है, बेकारी में, जो मेहतर जाति को सामने रखकर लिखी गई है। कहानी का वाचक खुद बेरोजगार हो गया है और 1 वर्ष से इस जुगाड़ में है कि कोई नौकरी मिले। सिर पर 5-5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रोटी पानी का जिम्मा है। उसे पिछले 1 वर्ष से कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, पर उसके घर मेला साफ करने वाली मेहतरानी को तनख्वाह मिल रही है। उसे यह कुछ अजीब लगता है तो वह पूछ बैठता है, जल्लो, तनख्वाह मिल गई। जल्लो खुश थी, उसके हाथ में चमकता हुआ 1 रुपया था। वह उसे आशीष देते हुए कहती है, जीते रहो बाबूजी, बच्चे बने रहें बाबूजी। सिंगल कोट। वह अपने को कुंठित महसूस करता है और पूछता है, कितने रुपए हो जाते होंगे। वह ऐसा पूछकर अपने मन को समझा रहा है, 6-7 रुपए बन ही जाते हैं बाबूजी, और कुछ कपड़े लत्ते। माँ जी बहुत परवरिश करती हैं। अब यह बात है बाबूजी, गरीब मानस कभी रांधे, कभी न रांधे। नायक कहता है, मैंने एक बार पुनः सिर से पैर तक उस मलिनता की पुतली को देखा। अत्यंत मैली ओढ़नी से ढका जिस्म और जगह जगह से फटी सलवार को पतली रस्सी से कसकर बंधी टांगें। मेरे शोकाकुल नेत्रों में उसकी जीवन गाथा समा गई और आंसुओं का बांध फिर एक बारगी टूट पड़ा। भगवान, सहिष्णुता और सब्र का यह बंधन तुमने दरिद्रता के साथ ही जोड़ रखा है क्या। सिंगल कोट। यह प्रेमचंद युग में सत्यवती मलिक द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है जो चुपके से दलित संवेदना का विस्तार कर जाती है। एक दलित स्त्री की मूक पीड़ा का इतना सरल बयान सत्यवती जी ने कथा लेखन की विशेषता है। पूरी कहानी एक भावनात्मक संस्पर्श से लबरेज है, जहां बगैर किसी पृष्ठभूमि के एक हाशिए का समाज दिखता है, और दिखती है एक स्त्री जो उस हाशिए में ही संतुष्ट है। स्मृतियों की यह श्रृंखला आगे भी चलती है। 1951 की कहानी पर जो चला जाता में एक पात्र हबीबा के बहाने एक खास पंक्ति पर जोर दिया गया है कि जो चला जाता है वह मिलता नहीं, यानी जो बीत गया वह दोबारा लौटने वाला नहीं है। समय अपनी अबाध गति से सब कुछ पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, बचती हैं तो सिर्फ स्मृतियां जो जीवन के एकांत में सहचर का काम करती हैं। कहानी की नायिका सावित्री को आज भी हबीबा याद है, ठीक वैसे ही जैसे सुभाना कहानी लेखिका को याद है। सावित्री अमरनाथ की यात्रा पर है, जहां पहाड़ियां उसे बेहद आकर्षित करती हैं, पर ऊपर जाने के लिए जो लड़का अपने घोड़े पर उसे ले जाता है उसका नाम हबीबा है। पहाड़ हमें भले ही आकर्षित करते हों, पर पहाड़ का जीवन काफी कठिन होता है। इस कठिनता को सिर्फ वहां के मूल निवासी ही समझ पाते हैं कि वहां पानी की बहुत किल्लत होती है, कि वहां अस्पतालों में कमरों का अभाव हमेशा बना रहता है, कि वहां सामान्य जरूरतों के लिए भी पहाड़ों से नीचे आना पड़ता है, कि पहाड़ के लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे होते हैं। पहाड़ पर रहने वाले हबीबा ने समतल की दुनिया तो नहीं देखी, पर वहां की बुराइयों से वह परिचित है और यह कहता है कि पहाड़ों में भी अब चोरियां होने लगी हैं, कि यहाँ भी लालच की दुनिया बढ़ती जा रही है। वह सावित्री से कहता है, हम 2 भाई थे, साहब के पास बारी बारी से घोड़ा ले जाते। दूसरा घोड़ा काला था। हमारा छोटा भाई भी ऐसा ही था, एकदम जवान, पर साल ही तो भाई चला गया। ओह, उसे कितना दर्द उठता था। डॉक्टर तो अब सब 3 साल से कोई नहीं आया। ताबीज लाया, पीर के पास भी गया, पर कुछ नहीं हुआ, और घोड़ा भी रात में कोई खोलकर ले गया। इधर चूर चोर भी अब आता है, किसको बोलेगा।
हुजूर को तो सब मालूम है। हबीबा बड़ी सरलता से अपना दुख उड़ेलता है। वह नहीं जानता कि सैलानी सवार उस दुनिया से आ रहा है जहां मरना जीना, चोरी डकैती, धोखा आदि तनिक भी अनोखी बातें नहीं। जीवन के मूल्य जहां प्रतिक्षण बदल रहे हैं। सावित्री घोड़े से उतर पड़ी, पैसे चुका दिए और सामने के घने अंधकार की ओर बढ़ चली जिसमें सुख दुख, प्रेम विछोह और जीवन की समस्त अनसुलझी उलझनों को ढांप लेने की क्षमता है। हालांकि इसके ठीक पहले उसने हबीबा से कहा था, हबीबा, हम सब भाई भाई हैं। एक ही जमीन और एक ही आसमान के पुत्र पुत्रियां हैं, एक ही जान हवा और पानी की तरह सब में समाई है। तो फिर यह लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? इंसान को इतना लालच क्यों है? अतः सत्यवती मलिक का नाम उन आरंभिक कथा लेखिकाओं के साथ लिया जा सकता है जिन्होंने हिंदी कथा लेखन को अनेक दृष्टियों से समृद्ध किया। वैसे भी 30 का दशक हिंदी कहानी का समृद्ध दशक माना जा सकता है और उसे राजेंद्र बाला घोष, उषा देवी मित्रा की परंपरा से जोड़कर देखा जा सकता है। राजेंद्र बाला घोष ने 20वीं सदी के पहले दशक में समय से आगे जाकर कहानियां लिखी थीं, जिसमें 1907 में लिखी गई दुलाईवाली को आज भी याद किया जाता है। उन्हें हिंदी नवजागरण की पहली लेखिका माना जाता है। बंगला में वे प्रवासिनी के नाम से लिखती थीं और हिंदी में बंग महिला के नाम से। स्त्री शिक्षा तथा स्त्री स्वातंत्र्य की वे प्रबल समर्थक थी तथा उन्होंने पुरुष सत्तात्मक समाज को चुनौती दी थी। वे स्वदेशी की समर्थक भी थी जिसका उल्लेख दुलाईवाली के एक प्रसंग में साफ साफ दिखाई देता है। उन्होंने इस कहानी में एक जगह लिखा है, नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं न, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। और बात भी ठीक है। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। जबकि उषा देवी मित्रा ने स्त्री अस्मिता के साथ साथ स्त्री समानता की भी बात की है। उनकी भूल कहानी में सुप्रभा अपने वैधव्य में एकादशी का व्रत करते हुए ज्वर से पीड़ित होने पर महरी के हाथ का पानी पीकर कहने को अपना धर्म बिगाड़ लेती है। हालांकि महरी से यह कहने पर कि तूने जानबूझकर क्यों बहू का धर्म बिगाड़ा। सिंगल कोट। महरी कहती है, वह मर जो रही थी, तुम्हारे धर्म से मेरा धर्म लाख गुना अच्छा। यानी जीवन बचाने के लिए कुछ भी किया जाना नैतिक है और जीवन से बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता। स्त्री के प्रति सोच की यही आहट होमवती देवी में भी है और कमला चौधरी में भी। सत्यवती मलिक ने अलग अलग मिजाज की कहानियां लिखी। इन्हीं में से एक कहानी है कैदी, जो कैदी जीवन की विडंबनाओं पर आधारित है। सत्यवती मलिक के लेखन में भाषा का जो ठाठ है वह अद्भुत है। उनकी अधिकांश कहानियों में कश्मीर और उसके निकटवर्ती इलाके हैं, उनकी खूबसूरती के किस्से हैं, उनकी लुभावनी तस्वीरें हैं और उसी के बीच जीवन की अद्भुत सच्चाइयां भी हैं। दोनों ओर महान पर्वतों के बीचों बीच अकेला एक छोटा सा पर्वत खंड, कुछ भग्नावशेष। यही किला है कश्मीर का काला पानी। पहले महाराज के समय में जिसे आजन्म कारावास होता था, उसे यहीं छोड़ देते थे। कैदी गा रहा है, ओ मेरे छलछलाते देश, बर्फ पिछल गई है, नवीन कोम्पलें फूट निकली हैं। वह एक जीवित मांस की लोथ सा दिखाई देता था। सफेद रक्तहीन चेहरे पर कीचयुक्त अधखुली आंखें, मुंह से बहती हुई लार जो उसकी बड़ी हुई दाढ़ी पर से एक डोरे की तरह टपक रही थी और जिस पर मक्खियों ने अपना डेरा जमा लिया था। चीड़ वृक्षों में से सरसराती हवा, संध्याकालीन नीले आकाश में जहां तहां छितराए बादल, एक एक मोड़ के बाद ऊंचाई। कैदी पानी मांग रहा है, पोम पोम, त्रेश त्रेश। कोई कह रहा है, अजी यह तो जेल में झुलस गया है। कैदी चाय मांग रहा है, भाई जी आज चाय पिलाएंगा। जे आज चाय नहीं पियंगा ते फिर कद पियंगा। जिंदगानी परवरदिगार तैनू। सिंगल कोट। कोई फिर कह रहा है, अजी 7 वर्ष इसने चाय नहीं पी, 7 वर्ष इसने भात नहीं खाया, 7 वर्ष तंबाकू नहीं पिया और 7 वर्ष किसी स्त्री और बच्चे का मुख नहीं देखा। कैदी अपनी मस्त तान से कश्मीरी भाषा में गाता चला जाता था और सड़कों पर काम करने वाले कुली, खेतों पर काम करने वाले किसान, लंबे कुर्ते और टोपियां पहने कश्मीर बच्चे मोटर बस की तेज चाल में से भी कैदी की आत्मा के साथ एकाकार हो रहे थे। और हरी हरी धान की खेतियां, सफेदों से घिरी सड़कें, फलों से झूलते पेड़ और नव वस्तु के सौरभ से आलोड़ित समूची उपत्यका मानो उसका आतिथ्य कर रही थी।
7 वर्षों बाद वह एक स्त्री का दिया हुआ खुद का कलाकंद खाकर खुश है और जिज्ञासु है कि मिठाई देने वाली माई जी क्या कल भी होंगी। इसी तरह एक छोटी सी कहानी, सगाई के दिन के विद्याधर को स्मृतियां इतनी कचोटती हैं कि उन्हें अपने बचपन के वे दिन याद आते हैं जब पिता के नहीं होने पर मां से पैसे मांगने पर उनकी विवाहिता बड़ी बहन ने मां को बुरी तरह डांटते हुए कहा था, बच्चों को बहुत बिगाड़ा न कर, कौन बैठा है तेरा यहाँ कमाने वाला। और अपने भांजे की तरह ब्लेजर का हरा कोट मांगने पर उनके बहनोई एक डंडा लेकर उसकी ओर दौड़े थे, इतना साहस तेरा, कमीने। सिंगल कोट। विद्याधर को आज भी लग रहा था कि जीवन में पिता और मां का होना कितना जरूरी होता है, क्योंकि जब से उसने होश संभाला, अपने को बड़ी बहन के घर में पलते देखा। मेरी माता जी, में लेखिका पहले भी मां के महत्व को बता चुकी हैं। जब बीमार मां को देखकर मोटर ड्राइवर बोल उठा था, अपनिया मावा ठंडिया छावा, अर्थात अपनी मां शीतल छाया होती है। इसी तरह वैशाख की रात में पद्मा के अल्हड़पन का जो वर्णन है, वह अद्भुत है। वे लिखती हैं, पानवाले की दुकान से लेकर चौराहे तक का सिपाही उसके आतंक से दुखी है। स्कूल से आते ही गले में उलझे केश डाले, साड़ी का लंबा छोर पीछे लटकाए, नवजात उद्धत बछड़े की भांति वह इधर से उधर छलांगे लगाती है। झट से मोहन की साइकिल उठा गली मोहल्लों के बच्चों को लादे दूर बाग बाजारों तक चक्कर काटती घूमती है। घर के नौकरों, महरी, धोबी, बच्चों को घर पर पढ़ाने वाले मास्टर तक को रुला खिजा गिनकर वेतन देती, हंसती, डांटती है। सारा शहर मानो उसका निजी क्रीड़ा स्थल है। नीलिमा उसकी सहपाठिनी है, पर यदि उसके काका कविता लिखें, पाठ करें, तो झट कॉपी में लिखने बैठ जाना। सगे भाई बहनों, अपने घर बार की सुधि छोड़ उन्हें रसोई के काम में सहायता देना। उसके मधुर कंठ, निष्कपट आंखों, गौरवर्ण ने मानो नव परिचितों को लुभा लिया है। अभी कुछ ही मास पूर्व सामने क्वार्टरों में नया बंगाली परिवार आकर बसा है। सत्यवती जी की कलम में एक ऐसी जादुई ताकत है जो कहानी के सामान्य प्लॉट को भी विशिष्ट बना देती है। क्रमशः। धन्यवाद।